अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। नवादा में उद्योग मंत्री समीर महासेठ की मीटिंग में बवाल हो गया। मंत्री जिस वक्त सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, उसी वक्त नवादा से आरजेडी विधायक विभा देवी गेट खोलकर अंदर आईं और बीच बैठक में हंगामा कर दिया। हंगामे के चलते मंत्री की बैठक नहीं हो पाई। मंत्री जी विधायक को मनाने में लग गए, लेकिन विधायक विभा देवी का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। हुआ ये कि उद्योग मंत्री समीर महासेठ, जो कि नवादा के प्रभारी मंत्री भी हैं, उनका कार्यक्रम पहले से तय था। मंत्री के इंतजार में विधायक और कुछ दूसरे नेता सुबह से ही सर्किट हाउस में बैठे थे, लेकिन मंत्री आए तो अधिकारी उन्हें सीधे बैठक कक्ष में लेकर चले गए। और उधर इंतजार कर रहे विधायक को जब यह पता चला कि वो आग बबूला हो गई। धमकाते हुए गेट खोल कर बैठक के अंदर पहुंची और हंगामा कर दिया। विधायक कहने लगी कि डीएम ने मंत्री के आने की सूचना उन्हें क्यों नहीं दी। और आपको बताएं कि विभा देवी पूर्व विधायक और नाबालिग से रेप के दोषी राजवल्लभ यादव की पत्नी है। मंत्री के काफी समझाने बुझाने पर किसी तरह से शांत हुई। और इतना ही नहीं, मंत्री जी इस कोशिश में भी दिखी कि हंगामे की बात मीडिया में ना जाए, और इसे लेकर उन्होंने मीडिया वालों से हंगामे का वीडियो डिलीट करने को कहा। ऐसे मत कीजिए। मंत्री जी नहीं आखिर आप मीटिंग से बाहर निकल के आए, मैडम जो बात बोली, क्या सत्यता क्या है सर? कहाँ मीटिंग? आप तो मीटिंग से बाहर आ गए सर। आप देख रहे थे क्या? हाँ, हमने पूरी वीडियो ली है सर। थैंक यू। आपके जैसे भाई को समाज के चौथा स्तंभ, अगर जंगली को, जंगल राज को अगर स्थापित करना चाहते हैं, जरूर दिखा दें, नहीं तो उसको डिलीट कर। मतलब इसलिए भविष्य बनाना है। हमारा तो भविष्य बन गया, आप जिस उम्र के हैं ना, आपको भविष्य बनाना। 9 बजे से हम लोग के देखे तो दरवाजा लगा दिए, तो दरवाजा लगाने के क्या दुख था? क्या जिला अधिकारी हम लोग के जनता, लेकिन हम लोग जनता ने वोट देता है कि जिला अधिकारी यहाँ है तो कल कहीं और रहेगा। आज है ना उधर घूसखोर रहता है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव पर मानहानि का केस दर्ज कराया। सुशील मोदी ने रामानंद यादव पर अपनी छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। आरजेडी का कहना है कि कोर्ट में जवाब दिया जाएगा। बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव पर मानहानि का मुकदमा दायर हुआ है। मानहानि का केस किया है बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने। सुशील कुमार मोदी ने पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर करते हुए कोर्ट से आग्रह किया है कि मंत्री रामानंद यादव के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाए। सुशील मोदी का आरोप है कि रामानंद यादव ने गलत आरोप लगाकर उनकी छवि खराब की है। पूरा मामला बताएं, उसके पहले सुशील मोदी के मानहानि वाले मुकदमे पर आरजेडी का जवाब सुन लीजिए। माननीय सुशील मोदी जी माननीय न्यायालय में गए हैं। अब न्यायालय में माननीय मंत्री जी अपनी बात रखेंगे, कानूनी प्रक्रिया के तहत जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये सब गिदड़ भभकी से कोई आरोप गलत साबित नहीं हो जाते हैं। अब पूरा मामला समझिए। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सुशील मोदी ने रामानंद यादव को बाहुबली बताया था, जिसके बाद रामानंद यादव ने भी पलटवार किया। रामानंद यादव ने आरोप लगाया कि सुशील मोदी ने पटना के लोदीपुर में उप मुख्यमंत्री रहते ताकत का बेजा इस्तेमाल कर क्रिश्चियन सोसाइटी की जमीन पर कोर्ट से हारने के बाद भी मॉल का निर्माण करवाया। वहीं सब्जी बाग की क्रिश्चियन सोसाइटी की जमीन पर भी जबरदस्ती कब्जा कर खेतान मार्केट बनवाया। लेकिन रामानंद यादव ने आरोप लगाया कि लोदीपुर, जहां इस वक्त हम खड़े हैं, और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, लोदीपुर में ये जो बिल्डिंग बनी है यह विवादित जमीन पर बनी है
और यह बहुमंजिली इमारत सुशील मोदी ने ही बनवाई है। रामानंद यादव के आरोपों पर सुशील मोदी ने उन्हें चैलेंज किया कि अगर आरोप सही साबित हो गए तो वो अपनी संपत्ति उनके नाम कर देंगे, नहीं तो वो सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगे। रामानंद ने जब इस मामले में कोई सबूत पेश नहीं किया तो सुशील मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करा दिया। देखना ये होगा कि सुशील मोदी के मानहानि पर रामानंद यादव क्या जवाब देते हैं और क्या सबूत पेश करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बेगूसराय गोलीकांड में सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि पुलिस ने 2 दिन बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं 2 लोगों की तलाश है और कल बेगूसराय एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इन्हीं 4 बंदूकबाजों ने मंगलवार को बेगूसराय को थर्रा दिया था। 2 बाइक पर सवार इन 4 बंदूकबाजों ने बछवाड़ा से शुरू होकर तकरीबन 30 किलोमीटर तक ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी और 10 लोगों को गोली मार दी थी, जिसमें 32 साल के चंदन की मौके पर ही मौत हो गई थी। बेगूसराय गोलीकांड के 50 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक एक खोखा बरामद कर पाई है। बछवाड़ा के गोधना के नजदीक एक खोखा मिला है। मंगलवार को वारदात हुई, लेकिन पटना से फोरेंसिक टीम को पहुंचने में 2 दिन लग गए। अभी हम खड़े हैं तीसरा घटना स्थल जो है ये फुलवरिया थाना क्षेत्र का जो है ये पिपरा का इलाका है। यहाँ जल्दी यहाँ लोग आते नहीं हैं और सुनसान इलाका होने की वजह से यहाँ भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फोरेंसिक टीम के द्वारा यहाँ जांच की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि गोलीकांड में 2 नहीं बल्कि 4 बदमाश शामिल थे। ये पता लगाने में पुलिस को 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया। पुलिस अभी तक न तो अपराधियों के गिरबान तक पहुंच पाई है और न ही ये पता कर सकी है कि गोलीबारी में कितने या कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया गया। जो फोटोग्राफ्स मिले हैं उसमें ये जनरली यंग एज के ही लड़के दिख रहे हैं। 2 मोटरसाइकिल हैं जिस पर टोटल 4 लोग बैठे हुए हैं और उनकी जो डिटेल्स हैं जो उनके कपड़ों का है वो भी हम लोग ने नोट किया है और उस जानकारी को भी हम लोग ने हमारे जो आसपास के जिले हैं या जितने भी थाने हैं सब जगह हम लोग ने शेयर किया है। बेगूसराय गोलीकांड जाहिर तौर पर पुलिस की नाकामी का नतीजा है। पुलिस इस बात को दबी जुबान से मानती भी है, क्योंकि लापरवाही के आरोप में 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। अब सवाल है कि शूटआउट को अंजाम देकर कहां भाग गए अपराधी। अपराधियों को पकड़ने में अब तक पुलिस नाकाम क्यों है? इस तरह की वारदात के पीछे अपराधियों की मंशा क्या थी? जाहिर है इस वक्त बिहार में रहने वाले हर बाशिंदे के जेहन में यही सवाल कौंध रहा है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। बेगूसराय गोलीकांड को लेकर जाति और धर्म वाले बयान पर सीएम नीतीश ने सफाई दी। बावजूद इसके सत्ता पक्ष को अब भी ये शक है कि गोलीकांड के पीछे सियासी साजिश हो सकती है। सत्ता पक्ष के ऐसे आरोपों पर बीजेपी ने नए सिरे से सवाल खड़ा किया है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई करने वाला जानबूझ करके ही धंधा किया है। एक तरफ नहीं, एक तरफ जहां पर किया है गड़बड़ी वो सब पिछड़े वर्ग के हैं और एक तरफ जो हंगामा हुआ है वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। तो इस तरह से करके कोई ना कोई धंधा जरूर किया और हमने कहा कि हर तरह से एक एक चीज का पता करिए। बेगूसराय गोलीकांड पर सीएम नीतीश का यह बयान विवाद की वजह बन गया। कहा जाने लगा कि सीएम गोलीकांड वाले इलाके को मुस्लिम और पिछड़ा बहुल बताकर जातीय और धार्मिक रंग दे रहे हैं, जिस पर उन्हें सफाई देनी पड़ी। कहा तो वहाँ का आदमी जो बोल रहा था तो ही ना हमसे पूछे तो बोल दिए कि उस इलाकवा में जहाँ भी हुआ आज जिसको मार दिया वो कौन था, लेकिन घायल हुआ है उसमें तो विभिन्न जातियों के भी लोग हैं। मुख्यमंत्री ने सफाई देने के साथ ही गोलीकांड पर हो रही सियासत पर भी सवाल उठाए। उस सब का कोई मतलब नहीं है, उस सब का कोई सेंस है। लेकिन आज तक इतने दिनों से रहा है, जरा जितना जो लॉ एंड ऑर्डर को देखते थे वो कभी देखा है? एक एक चीज को देखे हैं। अब कोई कहाँ गड़बड़ किया है वो तो पते चल जाएगा। सब एक साथ हैं तो इन लोगों को तो जो पूरे बिहार में स्थिति होने वाली है इसीलिए कुछ अंडमंड बोल रहे हैं। हम तो बोल ही न रहे हैं भाई कि खाली प्रचार प्रसार करते रहता है। हम तो ही ना बोल देते हैं कि कोई काम करता है, आज तक कोई काम करता है, हमको नहीं बोलेगा अंडमंड, तो बोलते रहो।
वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गोलीकांड पर सवाल उठा रही बीजेपी पर ही समाज में जहर घोलने का आरोप लगा डाला। जनता का राज है, उसमें कहाँ दो राय है। बीजेपी के चक्कर में काहे आप लोग पड़े रहते हैं। बीजेपी का मतलब ही बड़का झूठा पार्टी है। जो कहती है वो करना नहीं है उनको। समाज को तोड़ना, समाज में जहर बोना, यही काम है भाजपा का। कोई मतलब है इनका। इनको तो जनता आने वाले समय में सबक सिखाएगी। वहीं बीजेपी ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। 75 साल में संभवतः ये बिहार की पहली घटना है जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार अपराधी गोली चलाते हुए और 10 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया और एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस तरह की घटना देश में भी कहीं घटित हुई होगी, मुझे पता नहीं। अमेरिका वगैरह में जरूर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। इस घटना ने पूरे बिहार के लोगों को हिला दिया है। लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं। हाल ही जब गठबंधन की सरकार बनी बिहार में, तभी से लोगों के मन में डर था कि कहीं फिर से पुराना दौर लौट कर ना आ जाए। और एक पर एक लगातार घटनाएं होती चली गई और इस घटना ने सारे लोगों को हिला दिया है। गोलीकांड पर सियासत की रफ्तार बढ़ती जा रही है, लेकिन पुलिसिया जांच की रफ्तार ये है कि अब तक पुलिस आरोपियों तक पहुंच भी नहीं पाई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। बेगूसराय में फायरिंग मामले को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। गिरिराज सिंह और नीतीश कुमार के बीच बयानों के ऐसे तीर चले जो बेहद तीखे थे। गोली आपने चलवाई है, ऐसा ट्वीट करना कैसा देता है? के कह रहा है? अब बताइए, अभी जरा सोच लीजिए कि सबका क्या है माइंड, ये सबका दिमाग क्या है, सोच सकते हैं ना। तो आप सोच सकते हैं ना कि इतनी बड़ी ऐसी बातें करना, इस सबका कोई चीज का जवाब देना है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, हमारे मुख्यमंत्री जिनके साथ मैंने कभी काम किया था, माननीय नीतीश बाबू, आज उनकी दुर्दशा ये है कि वो लोगों के फीडबैक पर बेगूसराय की घटना पर रिएक्शन देते हैं। जब उल्टा पड़ जाता है तो दूसरों पर आरोप लगाते, हमारे जैसे लोगों पर बात बनाते और कहते कि कानून किसको कहते हैं पता है, कानून किसको कहते हैं आप बता दीजिए ना। अगर ये जनता राज है तो जंगल राज किसको कहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे ऊपर दोषारोपण करने के बदले अपने सिस्टम पर दोषारोपण करें, क्योंकि आप जहां सटे हैं संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। बेगूसराय गोलीकांड को लेकर बीजेपी के आरोप पर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने पलटवार किया। जीतन राम मांझी ने बीजेपी पर बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश का आरोप लगाया है। है और मैं समझता हूँ कि भाजपा के साथी लोग को कोई मौका नहीं मिला है। आप चाहते हैं कि वैसे सरकार में पलटी करें, और पलटी करने के लिए राष्ट्रपति शासन ही एक है जो उनके हाथ में है, और इसीलिए इस तरह का कवायद कर रहे हैं। और हमको उम्मीद है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर विशेष दर्जे की मांग की है। नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 2024 में अगर केंद्र में उन लोगों की सरकार बनी तो बिहार समेत सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। 2022 में 2024 की बात होने लगी है। एक बार फिर विशेष राज्य की सियासत का जिन्न जाग गया है। गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी। नीतीश कुमार ने कहा, अगर 2024 में हमें केंद्र में सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से बिहार के अलावा और भी जो पिछड़े राज्य हैं उन्हें विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। अगली बार में इन लोगों की जगह पर हम लोग जो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट होकर के अगर लगेंगे सरकार बनाएगी, तो जो सरकार बनेगी निश्चित रूप से पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देगी। हम सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ अन्य पिछड़े राज्यों की भी बात कर रहे हैं जिनको मिलना चाहिए, जहां की मांग है होना चाहिए। नीतीश कुमार के विशेष राज्य के दर्जे वाले बयान पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने तंज कसा है।
शाहनवाज हुसैन ने कहा कि साल 2024 में भी पीएम मोदी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। आप काम कीजिए ना, आपको कौन रोक रहा है। ये एक बहाना होता है कि विशेष राज्य, आप विशेष मेहनत कीजिए बिहार पे। बहुत उड़ीसा, आसाम, ये राज्य जो हमसे पीछे थे वो हमसे आगे हो गए, तो काम करना पड़ेगा। वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल नारायण सिंह का कहना है कि बिहार का जो विकास हुआ है वो केंद्र के पैसे से ही हुआ है। आप जो देख रहे हैं, जो आप बड़े बड़े ब्रिजेज वगैरह जो बन रहे हैं, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का मुद्दा कोई आज का नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जोर शोर से मांग उठाते रहे हैं। हालांकि इसी साल 18 अप्रैल को सीएम ने कहा था कि अब इसे मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन 2024 के पहले एक बार फिर विशेष राज्य की चर्चा तेज हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। और बाद नीतीश और पीके की मुलाकात की। 2 दिन पहले पीके और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आज पीके ने एक ट्वीट के जरिए अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। मीटिंग के बाद पीके के मन की बात। नीतीश को पीके की ना बाबा ना। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मुलाकात को लेकर अटकलों का बाजार 2 दिन से गर्म था। कयास ये लगाए जाने लगे कि क्या एक बार फिर नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर साथ आने वाले हैं। लेकिन कयासों के बीच पीके ने रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों के जरिए काफी कुछ कह दिया है। ट्वीट कर पीके ने लिखा है, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास ही पाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। माना जा रहा है कि पीके का ये ट्वीट नीतीश कुमार के लिए है, जिसमें इस बात की ओर इशारा किया गया है कि नीतीश चाहते थे कि पीके उनके साथ आ जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। दरअसल 13 सितंबर को प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी, जिसकी पुष्टि खुद नीतीश कुमार ने बुधवार को की थी। प्रशांत किशोर कल मिले आपसे? आप वो मिले हैं तो उन्हीं से न बतिया लीजिए। क्या मिले, क्या बात हुई? कोई खास बात आप चाहते हैं कि साथ आ जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमसे कोई ऐसी बात नहीं। साथ आ सकते हैं, साथ आ सकते हैं प्रशांत किशोर। देखिए भाई, हम बात आप लोगों से निवेदन करेंगे कि उन्हीं से बात की। सर एक और ऐसा कोई बातचीत खास ये सब। दरअसल प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार के शासन पर सवाल उठाते रहे। अपनी स्वराज यात्रा के दौरान भी लगातार नीतीश पर तीखा प्रहार करते रहे। आश्चर्य की बात है कि 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आपको याद आया कि 10 लाख सरकारी नौकरी दी जा सकती है। अगर आप इसको दे सकते हैं या दे सकते थे तो अभी तक रुके हुए क्यों थे? पहले ही दे देना चाहिए था। लेकिन चलिए, अब नीतीश कुमार इतने बड़े नेता हैं, उनको ए से लेकर जेड तक आता है, दूसरे को तो एबीसी भी नहीं आता है। उन्होंने कहा है कि 10 लाख नौकरी दे देंगे, तो हमने भी कहा है कि साहब आप 10 लाख नौकरी दे दीजिए। प्रशांत किशोर ने ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है या कोई और बात कही है, लेकिन राजनीति के जानकार अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री से मिलने से उन्हें तो कुछ मिल जाएगा, लेकिन लोग क्या कहेंगे हमें, उनके नाम पर लोग हंसी उड़ाएंगे, उनकी विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाएगी। उस ट्वीट का अर्थ ये है। नीतीश कुमार से मिलने के बाद किए ट्वीट में प्रशांत किशोर ने खुद को तो कर्ण बताया है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की है कि पीके ने सांप किसे कहा है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार के साथ आनंद अमृत राज की रिपोर्ट। और आगे देखिए जोहार झारखंड।